वेलकम टू अवर चैनल आई के एजुकेशन। ये लेक्चर सीरीज जिसमें हम एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। दिस लेक्चर सीरीज इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम सिंपल एंड आसान वे में आपको इंडिया के इतिहास को समझाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मौर्यन एम्पायर। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका सपोर्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करके आगे शेयर करना। पिछले लेक्चर में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की थी, जो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे। अब उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का पुत्र है बिंदुसार। तो इसने रूल किया है 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक, तकरीबन 25 साल तक इसने रूल किया है। जो ग्रीक है, तो ग्रीक इसे है ना अमित्रगाता कहते थे, यानी स्लायर ऑफ द फोर्स। ये अपने दुश्मनों को मार दिया करता था। तो ये है ना टाइटल दिया है ग्रीकों ने इसे, अमित्रगाता, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो लिमिटेड है, और जो प्रोवाइड कर रहा हूँ बस इतनी इनफ है। तो दिव्य वंदना है, ये क्रॉनिकल्स है, बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स। इसके रिगार्डिंग मैं ना जब सोर्सेज बताऊंगा तो उसमें है ना इसके रिगार्डिंग है ना आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ऐसी कोई बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस याद करने की चीजें हैं। इसके रिगार्डिंग और भी सोर्सेस हैं, तो वो बताऊंगा इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए, दिव्य वंदना है ना, ये हमें बताती है कि तक्षशिला के अंदर रिवॉल्ट हुई है। तो यहाँ पे मान लो तक्षशिला है, माफ कीजिए, ये तक्षशिला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बड़ा बेटा था, सुशीमा नाम था उसका, वो एज अ गवर्नर रूल किया करता था, लेकिन यहाँ पे रिवॉल्ट हो गई। दूसरा बेटा इसका है ना अशोक था। अशोक है ना उज्जैनी में रूल किया करता था। तो मजबूरन में क्या किया इसने, ये सुशीमा को बहुत पसंद करता था बिंदुसार, लेकिन मजबूरन में क्या हुआ, इसे है ना अशोक को भेजना पड़ा यहाँ पे। और अशोक गया तो अशोक बहुत फेमस था अपने रियाया के अंदर, अपने पब्लिक के अंदर। इसने है ना रिवॉल्ट को दबा दिया, जिसकी वजह से और ज्यादा फेमस हो गया अशोक। ठीक है, तो ये इवेंट हुआ है इसके टाइम पर, एक रिवॉल्ट हुई है जिसे अशोक ने दबाया था। अब देखिए, बिंदुसार है ना, इसके रिगार्डिंग जो एक फेमस जो इवेंट है वो ये है कि दो एम्बेसडर आए हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर एक आया था, मेगास्थेनेस। इसके टाइम पे दो आए हैं। एक जो भेजा है एंटिचोस सुटरवन ने, ये देखिए, ये जो है ना, ये एम्पायर है ना, सेलुकस निकेटर का बेटा है ये। सेलुकस निकेटर की मृत्यु हो गई, उसके बाद एंटिचोस सुटरवन ये रूल किया इसने यहाँ पर सीरिया, इसका मतलब ये कैपिटल था। तो डेमेचोस, और एक और डेनेसोस, ये आया है, इजिप्ट रूलर है, मतलब ये ग्रीक का रूलर है इजिप्ट, पेटोलोमी फिलाडेल्फियस, तो यहाँ से आया है। तो एक आया यहाँ से फिलाडेल्फियस ने भेजा, और एक इंटरचॉस सुटर वन ने भेजा इनके कोर्ट में, बिंदुसार के, ठीक है। तो ये चीज, अब और चीज आपको याद रखना है वो है कोरिस्पोंडेंस बिटवीन बिंदुसार एंड सुटर वन के दरमियान। मतलब जिस तरीके से राजा राजा से खतो किताबत करता है उसी तरीके से हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इसने क्या किया था, इसने कुछ चीज मांगी थी सुटर वन से, एंटोचो सुटर वन से। तो दोनों दोस्त थे, तो उसने कहा था कि भाई मुझे है ना आपके पास की शराब दो, मुझे है ना फिक दो, और मुझे है ना एक सोफिस्ट भेजो, एक फिलोसोफर भेजो, जो है ना मुझे है ना आपकी जो फिलोसफी के बारे में समझाए। तो उसने है ना रिप्लाई किया था, रिप्लाई में उसने है ना देखो स्वीट वाइन भेज दी थी, और ये फिग भेज दी थी, इंजीर जिसे कहते हैं हम, ये तो भेज दी थी। लेकिन उसने कहा था क्या हम है ना हमारे पास से जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो फिलोसोफर्स है, जो सोफिस्ट है, उसे नहीं भेजते, उसे हम किसी को नहीं देते। तो इस तरीके से उसने डिनाइट कर दिया था। ठीक है, तो ये इतनी ही चीजें हैं बिंदुसार के रिगार्डिंग, बस इतना ही आपको याद रखना है। इसका नाम है, मतलब टाइटल है अमित्रगाथा। और दिव्य वंदना में जो है ना रिवॉल्ट के इंसिडेंट है, और दो उसके मतलब दो है ना एम्बेसडर आए हैं, और जो कोरेस्पोंडेंस हुआ है इसका सुटर वन के दरमियान, जो उसने है ना कुछ चीजें मांगी थी उससे, बस इतना ही है। बिंदुसार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चेहरे पर एक बिंदी लगी हुई थी, जो पैदाइशी थी, इस वजह से इसको बिंदुसार कहा जाता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका बेटा अशोक ये गद्दी पे बैठा। इसका टाइम पीरियड है 268 से लेके 232 बीसी तक, जिसे हम अशोक द ग्रेट कहते हैं। ग्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री पे एक अपनी एक छाप छोड़ी है, उसे मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ।
देखिए 1837 से पहले अशोक के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। ऐसा समझिए उतनी इंफॉर्मेशन थी जितनी कि बिंदुसार के बारे में, और बिंदुसार को मैंने आपको 3 मिनट में बता दिया। लेकिन हुआ यह है कि 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने, यह है जेम्स प्रिंसिप, इसने है ना जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है, जो अशोक के एडिक्ट है, तो उसको डिसाइफर कर लिया। उस पे जो लिखा हुआ है उसको डिसाइफर कर लिया। उसके बाद हमारे पास अशोक के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब एक चीज ये समझिए आप, मैं आगे तो इसको डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे है ना आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अशोक के इंस्क्रिप्शन है ना हमको इंडिया में, जो आज का पाकिस्तान है वहां पे, और अफगानिस्तान है, ये पूरे रीजन में हमको मिलते हैं। इंडिया में हमें मैक्सिमम मिलते हैं। तो जो आज का इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है, यहाँ पे जो हमको अशोक के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे अशोक ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो है प्राकृत, और जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की है वो ब्रह्मी। तो ब्रह्मी ये स्क्रिप्ट है और प्राकृत लैंग्वेज इस्तेमाल की है। आज के इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है, इतने रीजन में जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, अशोक के हमारे पास इंस्क्रिप्शन 40 के करीब है। और ज्यादातर इंस्क्रिप्शन हमको है ना ऐसा मानो आपको 34 से 35 इंस्क्रिप्शन उसके इंडिया में ही मिलते हैं। तो ठीक है, अभी देखिए एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये, कि इसके इंस्क्रिप्शन डिसाइफरमेंट हो गए, लैंग्वेज प्राकृत है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। आज जो हिंदी हम लैंग्वेज बोलते हैं, और स्क्रिप्ट हमारे पास जो है ना देवनागरी है, जो ब्राह्मी से ही इंस्पायर है। अभी देखिए एक मसला यहाँ पे, ये तो डिसाइफरमेंट हो गया, लेकिन एक मसला यहाँ पे ये रहा है कि अशोक ने जो अपने लिए जो नाम इस्तेमाल किया है, तो उसके पूरे इंस्क्रिप्शन में हमको अशोक का नाम नहीं मिलता, बल्कि वहां पे हमको ये मिलता है कि देवाना पिए या पिए दासी, या देवाना पिए पिए दासी, या देवाना पिए पिए दासी राजे, इस तरीके से हमको मिलता है। यानी उसने अपने इंस्क्रिप्शन में अपना नाम नहीं बल्कि टाइटल इस्तेमाल किया है, जो उसका देवाना पिए पिए दासी था। इसका मीनिंग यही होता है कि देवों का प्यारा, या देव का प्यारा, देव का प्यारा उसका या उनका सर्वेंट। ठीक है, तो मसला ये हो गया है, इंस्क्रिप्शन तो मिल गए लेकिन उसका नाम उस पे नहीं था। अब ये मसला हमने कैसे सॉल्व किया, ये हमें कैसा पता चला कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये अशोक ही के है। तो ये हमें इसलिए ऐसा पता चला है कि जो श्रीलंका के जो क्रोनिकल्स है, जैसे कि महावंशा है, दीपवंशा है, या अशोक वंदना है, वहां पे उनमें हमको है ना अशोक का नाम मिलता है, और उसके नाम के साथ ये टाइटल मिलता है देवना पिए या पिए दासी, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि ये जो अशोक का टाइटल था देवना पिए, और जहां जहां उसने इंस्क्रिप्शन लिखे हैं इन सब पर है ना उसने है ना उन सब पर है ना ये जो अपना टाइटल इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये एक चीज से ये तो चीज सॉल्व हो जाती है। दूसरा दूसरा है ना उसका कार्बन रेटिंग के जरिए से। तीसरा, जो उस पर मैटर जो इसने इस्तेमाल किया गया है, जो मतलब जो लिखा हुआ है उस पे, जो उसके फरमान है, उससे भी हमको है ना बहुत आइडिया आ जाता है। और तीसरा, बाद में जाके हमको है ना कहीं इंस्क्रिप्शन ऐसे मिले हैं जिस पर है ना ज्यादा नहीं है, एक दो इंस्क्रिप्शन है जिसपे अशोक का नाम मिल जाता है। जैसे कि मास्की एक एग्जांपल है उसका, जो कर्नाटक में आता है, वहां पे अशोक का नाम मिलता है। बाकी सारे इंस्क्रिप्शन में हमको टाइटल मिलता है, जैसा कि उसने ये कहा है कि देवाना पिए पिए दासी के का फरमान है अपनी रियाया के लिए कि वो ऐसा ऐसा करे, इस तरीके से। या पिए दासी की तरफ से ये फरमान है, ये हुक्म जारी किया जाता है कि उसकी पब्लिक के लिए कि वो ऐसा ऐसा करे, तो इस तरीके से। लेकिन मस्की या एक दो रीजन ऐसे है जहाँ पे हमको ये मिलता है, उसका नाम मिल जाता है कि किंग अशोक की तरफ से, राजा अशोक की तरफ से ये फरमान है, ये हुक्म जारी किया जाता है कि उसकी पब्लिक ये करे या उसकी रियाया ये करे, इस तरीके से हमको मिल जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है बताया आपको कि 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने उसके इंस्क्रिप्शन डिसाइफर किए। उस पे है ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है ना प्राकृत थी, और उस पे ना इस तरीके से ये टाइटल इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, और मस्की में और एक दो रीजन ऐसे मैं आगे बता दूंगा, वहां पे हमको अशोक का नाम मिल जाता है। और जो श्रीलंका के जो क्रोनिकल्स है वहां से हमको लिंक मिल जाती है कि अशोक का टाइटल जो है ना देवना पिए पियदासी था। ये हो गया क्लियर। अभी देखिए एक और मजे की बात, या एक और इंटरेस्टिंग चीज जो अशोक के रिगार्डिंग हुई है, वो है
डिस्प्यूटेड सक्सेशन हुआ यह है कि देखो अशोक से पहले उसका जो पिताजी थे वो थे बिंदुसार, उसकी मृत्यु हो गई थी 273 में, और अशोक तख्त पे बैठा है यानी उसका कोरोनेशन हुआ है 268 में। 5 साल का गैप है। तो ये गैप क्यों है? ये गैप इसलिए है कि इसे हम कहते हैं डिस्प्यूटेड सक्सेशन। हुआ ये है कि बिंदुसार के है ना 100 बेटे थे अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उसका सबसे बड़ा बेटा था सुशीमा जो रूल करता था तक्षशिला में, और अशोक जो है ना एज अ गवर्नर रूल करता था उज्जैन में। तो इसने है ना अपना जो सक्सेसर बनाया था वो था सुशीमा को, और उसे ये पसंद करता था। जब इसका मौत का वक्त करीब आया, मृत्यु का वक्त करीब आया, तो इसने अपने बेटे को खत लिखा और खत में कहा कि मेरे पास आ जा। अब हुआ ये है कि इसके जो कोर्ट के जो मिनिस्टर थे वो दो ग्रुप में बढ़ गए थे। उन्हें पता था एक जो थे जो अशोक को फेवर करते थे और एक वो थे जो सुशीमा को फेवर करते थे। अब जो अशोक को फेवर करते थे उन्होंने देखा कि मामला संगीन है, इसलिए अशोक को खबर करना जरूरी है। अगर से वो कोर्ट में आएगा, मतलब कोर्ट में आ जाएगा, तो ये बिंदुसार के बाद रूलर बन जाएगा। वरना है ना सुशीमा अगर से रूलर बन गया तो यह है ना पूरे एम्पायर को तहस नहस कर देगा। तो उन्होंने खामोशी से है ना अशोक को लेटर भेज दिया और पूरे हालात है ना कोर्ट के बता दिया, और बिंदुसार की है ना हालात के बारे में बता दिया कि एक अनकरीब जाने वाला है। जबकि है ना बिंदुसार ने है ना अशोक को ऑर्डर लिखा था कि आपने है ना अपने एम्पायर में रहना है, अपने मतलब माफ कीजिए अपने है ना प्रोविंस में रहना है, और कोर्ट में नहीं आना, मतलब मगध में नहीं आना है। तो इस तरीके से पहले है ना लेटर लिख दिया था। लेकिन अशोक को जब ये पता चला कि अगर से मैं नहीं पहुंचूंगा तो फिर ये क्या करेंगे, सुशीमा को है ना रूलर बना देंगे, तो इसलिए है ना ये खामोशी से है ना सिटी में दाखिल हो गया, पाटलिपुत्र में दाखिल हो गया, और ये पहुंच गया अपने पिताजी के पास। जबकि सुशीमा अभी तक भी नहीं पहुंचा, और इसी के है ना यहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। और किंग अशोक ने क्या किया, अपने आप को है ना एज अ रूलर मान लिया। लेकिन हुआ ये है कि इसका जो भाई था उसने है ना उसने क्या किया, इसने अपोज किया। इसके तरीके से उसके अदर भाई थे जो दूसरे, उन्होंने भी अपोज किया। इस तरीके से है ना ये आपस में इनकी है ना कॉन्फ्लिक्ट चल गई, जिसे हम डिस्प्यूट सक्सेशन कहते हैं। और ये चला है 5 साल तक। अशोक ने 5 साल में है ना ऐसा कहा जाता है कि सुशीमा को मार दिया था, और सुशीमा के मरने के बाद है ना ये फिर है ना इसने अपना कोरोनेशन किया था। लेकिन हमारे पास है ना जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो ये कहते हैं कि उसने है ना अपने 99 भाई को मारा था, 99 भाई को, और बाद में जाके वो है ना गद्दी पे बैठा था। अब आज के जो हिस्टोरियन है वो है ना इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इसमें क्रिटिक्स करते हैं। वो यूं क्योंकि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनका मानना ये है कि उन्होंने क्या किया है, अशोक अशोक को है ना मतलब उसकी जो बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने की जो पहले की लाइफ है उसको उन्होंने क्रूर साबित करने की कोशिश की है। इसलिए उन्होंने ये गढ़ा है अपनी तरफ से कि उसने 100 भाइयों का कत्ल किया था। तो वो ये बताना चाहते हैं उनके रिगार्डिंग कि भाई देखो अशोक जो है ना बुद्धिज्म कबूल करने से पहले है ना बहुत ज्यादा क्रूर था, बहुत ज्यादा जालिम था, लेकिन जब उसको कन्वर्ट हुआ है बुद्धिज्म के अंदर तो वो देखो कितना शांति प्रिय बन गया था, और किस तरीके से उसकी पॉलिसी थी। तो ये बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके की बात को गढ़ी है। तो ये आज के जो क्रिटिक्स है वो ये कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका डिस्प्यूशन का भी इवेंट। अब देखिए एक इवेंट जो उसके पूरे मतलब रूल में हुआ है वो है कलिंग की वार। एक वाहिद वार थी जो इसके रूल में हुई है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद है ना इसकी लाइफ पूरी बदल गई थी। अब देखिए हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि कलिंग को कैप्चर करने की जरूरत क्यों अशोक को पड़ी। तो इसका जवाब ये दिया जाता है कि कलिंग जो है ना ये जो है ना शीशोर पे आता है, शीशोर पे आता है, मतलब इसके बाद है ना बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे नीचे हमको मिलेंगे जकार्ता मिल जाएगा, फिलीपींस मिल जाएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये पूरे जो है ना साउथ ईस्ट एशिया के जो रीजन थे वहां पे किंगडम्स थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ना ये पोर्ट भी था यहाँ पे और सी शोर पे आता था। तो इसलिए है ना इनसे कांटेक्ट करने के लिए इसका जीतना इंपॉर्टेंट था, ताकि ट्रेड रिलेशंस भी बने और पॉलिटिकल रिलेशंस भी अच्छे बिल्ड हो। तो इसलिए इसको कैप्चर करने की जरूरत थी। अब मैंने इससे पहले बताया था आपको कि ना ही
ना ही है ना बिंदुसार के टाइम पर, ना ही है ना चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये कलिंग कैप्चर किया गया था। ये अशोक के टाइम पर कैप्चर हुआ है, ठीक है। और ये एक वाहिद इसकी कॉन्क्विस्ट थी, और इसके बाद इसकी पूरी लाइफ बदल गई थी। तो देखिए इसमें हुआ ये है कि इसने ऑर्डर दिया कि जाके क्या करना है, हमको कलिंगा को कैप्चर करना है। फिर खुद भी वो जंग में शामिल हुआ और उसने है ना लाशों के ढेर जमा कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन है ना 1 लाख पीपल किल हुए थे, और 1,50,000 पीपल वो थे जो है ना इंजर्ड हुए थे। जब इसने सारा इवेंट देखा, लोगों के है ना लाशों के ढेर देखा, लोगों की हालत देखा, तो इसको बहुत गहरा सदमा पड़ा। और इतना सदमा पड़ा कि ये वापस कोर्ट में आया और किसी से बात नहीं किया कई दिनों तक इसने। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कोर्ट में ना उपगुप्त करके एक मोंग थे, तो उनके असर की वजह से इसने क्या किया, बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया। फिर बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के बाद इसने क्या किया, इसने है ना ऐलान कर दिया कि अब मैं ना किसी तरीके का कोई भी है ना कैप्चर नहीं करूंगा, कोई भी कॉन्क्विस्ट नहीं करूंगा। बल्कि इसने है ना अपनी जो पॉलिसी थी, ब्रेव घोष पॉलिसी, यानी कॉन्क्विस्ट करना, वार वगैरह करके, लड़ाई करके, फिजिकली है ना इलाकों को जीतना, इसे कहते हैं ब्रेव घोष की पॉलिसी। तो इसने रिप्लेस कर दिया धम्मोघोष के पॉलिसी से। धम्मोघोष कहते हैं कि लोगों के दिलों को जीतना, मोहब्बत से, अपने कैरेक्टर के जरिए से, उन पर है ना यानी बहुत प्यार और मोहब्बत से रूल करके है ना उन पर मतलब उनके दिलों को जीतना। तो ये होता धम्म घोष की पॉलिसी, ये अपना लिया उसने बाद में। और ये मेंशन है जो इसका मेजर रॉक एडिक्ट है 13वें नंबर का, तो वहां पे हमको इसमें ये मिल जाती है ये पॉलिसी, ठीक है। तो ये हुआ है अशोक के रिगार्डिंग, हमने उसका डिस्प्यूट सक्सेशन देख लिया है, कलिंग की वार हमने ये देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमको ये अशोक के स्कल्पचर है जिसमें अशोक को बताया गया है कि वो अपनी सवारी पर जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये कलिंग है, ये पूरा कलिंग है जिसे कैप्चर करके अशोक ने अपने किंगडम में मिलाया था, ठीक है। ये पाटलिपुत्र था, यहाँ से उसने हमला किया था। यहाँ पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शिशोर पर आता है, ये कोस्टल रीजन है। और यहाँ से है ना इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि यहाँ से तो इधर मतलब साउथ इंडिया में, और दूसरा है ना साउथ ईस्ट एशिया से कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि बाद में ना वार के बाद उसने है ना उपगुप्त के जरिए से उसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, तो ये इमेजिनरी इमेज बनाई गई है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर, तो ये अशोक का है। मैंने इससे पहले आपके यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के रिगार्डिंग भी बताया था कि किस तरीके से उसका एम्पायर फैला हुआ था। तो यहाँ पे हम अशोका के रिगार्डिंग देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन हमको है ना पता चलती है। तो बहुत सोर्सेस है हमारे पास, और खुद इसके है ना हमारे एडिक्ट है, इंस्क्रिप्शन है, जो पूरे है ना रीजन में फैले हुए हैं। तो उससे हमको एक आइडिया आ जाता है कि कितने रीजन पर ये है ना रूल किया करता था। पहले हमने जैसा मैंने आपको कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जो जितने रीजन पे उसका रूल था, तो वो भले ही बिंदुसार ने उसको कायम रखा, और अशोक ने क्या किया था, कलिंग जीत कर है ना ये भी मिला लिया था। तो कलिंग का जीतना ये तो हमको मालूम है, तो इस तरीके से ये कलिंग इसके रेन में आ गया। इसी तरीके से जो दूसरे सोर्सेस है जो हमको पता चलता है कि भाई यहाँ तक इसका रूल होगा, जैसे कि शाहबाजगढ़ या मनसेरा है, ये पाकिस्तान में आ जाते हैं ये रीजन में, ठीक है ना। तो इससे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ तक तो इसका रूल था। इस तरीके से गिरनर है जो कटियावाड़ में आता है, सोपारा है जो थाने में आ जाता है, यहाँ पे सोपारा है, यहाँ पे गिरनर है। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो वेस्टर्न रीजन है यहाँ तक, तो यहाँ तक भी इसका रूल होगा, ठीक है। इस तरीके से हमको पता चलता है कि सेल्यूकस निकेटर के साथ है ना चंद्रगुप्त मौर्य की जो ट्रीटी हुई थी, जिसके रिगार्डिंग, जिसके ट्रीटी के अकॉर्डिंग है ना बहुत सारे रीजन, जो आज का जो अफगानिस्तान का रीजन है, जो बलूचिस्तान है, जो कंधार है, ये रीजन है ना उसने हवाले कर दिया था। जैसे कि हेरत एरिया को कहा गया है, एरचोसिया जो है ना बलूचिस्तान को कहा गया है, जेट्रोसिया, और पेनसहेड्रा ये काबुल को कहते हैं। तो ये पूरे रीजन है ना उस ट्रेटी के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले कर दिए गए थे, जिसे बिंदुसार ने इंटैक्ट रखा और अशोक ने उसको इंटैक्ट रखा, ठीक है ना। और अशोक ने फिर है ना कलिंगा को अपने कैप्चर भी किया था। तो इस तरीके से इसका रीजन बढ़ गया था। हमको है ना और भी सोर्स है, जैसे कि है ना ह्यूआंसांग का और कल्हन ये मेंशन करते हैं कि अशोक ने है ना कश्मीर भी आया था ये, और कश्मीर में है ना इसने है ना एक पिलग्रिमेज बनाया था। और कश्मीर में आप देखेंगे श्रीनगर है ना, श्रीनगर खुद है ना इसका, खुद इसने है ना श्रीनगर नाम रखा है, जो सिटी है ना श्रीनगर, ये अशोक के जरिए ही इसका नाम रखा गया है और उसी के जरिए ये सिटी बनाई गई है, ठीक है ना।
तो ये हमको ये दो सोर्स बताते हैं। तो यहाँ पे हमको ये भी पता चलता है कि कश्मीर तक इसका रूल था, तो कश्मीर से लेके यहाँ तक। और इसी तरीके से कर्नाटक में हमको मस्की है, इडिगोड़ा है, ब्रह्मगिरी है, यहाँ तक इसके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्क्रिप्शन को अगर से देखा जाए, इसको लिंक किया जाए, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से ये लिंक होती जाती है। ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन को यहाँ पे कंधार में उसका एक इंस्क्रिप्शन मिल जाता है हमें। ठीक है ना, तो ये पूरा रीजन है इसके इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही समझ में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जो नीचे का जो रीजन है ना, चेरचोरा पांडे का, ये इसके रेंज में नहीं आता, ये थोड़े इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इसके इनके साथ इसके ना रिलेशन से ट्रेड रिलेशंस वगैरह, पॉलिटिकल रिलेशंस ने रखे थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया जो ईस्ट में आता है, यहाँ पे वेस्ट में गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, और जो आज का जो महाराष्ट्र है या सौराष्ट्र ये आ गया इधर। और नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का रीजन, ऊपर नॉर्थ में कश्मीर आ गया, और मिडल का पूरा रीजन मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र वगैरह, ये पूरा रीजन इसके रेंज में आ जाता था। तो ये पूरा इसका क्या था, ये एक्सटेंशन था एम्पायर का। ठीक है, अशोका के धम्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अशोका एक ऐसा रूलर था जिसने ना अपना कांटेक्ट पब्लिक के साथ हो, अपनी रियाया के साथ हो, तो इसके लिए उसने बहुत सारी चीजें की है। जैसे कि वो यात्रा किया करता था, वो है ना सफर किया करता था, इस तरीके से है ना जो रिलीजियस पिलग्रिमेजेस है वहां जाया करता था। इसने है ना बहुत सारे अपने इडिक्ट गाड़े हैं, इंस्क्रिप्शंस को उसने जो अखंड पत्थरों के इंस्क्रिप्शन थे उसको लगाए हैं उसने। इस तरीके से उसने बहुत सारे ऑफिशियल्स थे उनको अपॉइंट किया है, जैसे कि धर्म महामात्तास है, ये धर्म महामात्तास है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि जो है ना अशोका के जो फरमान है उसको पढ़ पढ़ के सुनाना, और ये देखना कि जो उसकी जो पब्लिक्स है वो उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रहे हैं, उसको देखना। ठीक है, इस तरीके से जो अदर ऑफिशियल्स है जैसे कि युक्तास है, राजूकास है, परादेशिका है, ये सारे के सारे ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, लेकिन इनका साथ साथ इनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि धर्म के प्रिंसिपल को लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसको देखना, और उसका धम्म है उसका प्रोपेगेशन करना, ये सारा काम इनका था। ठीक है, तो ये इसने किया है। अभी देखिए इसके जो एडिक्ट है इसमें है ना इसने धम्म के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार किया है, उसका है ना बहुत ज्यादा प्रोपेगेशन किया है। अब हिस्टोरियन ये कहते हैं कि इसका धर्म आखिर था क्या, इसका धम्म था क्या। तो इसके रिगार्डिंग है ना हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यू है, डिफरेंट व्यू है, तो वो क्या है। कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि इसका राजधर्म था। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। देखिए राजधर्म ये होता है कि रूलर है, रूलर का राजधर्म होता है, उससे वो पालन करना पड़ता है। उसका क्या धर्म होता है, जैसे कि उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसने पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, इस तरीके से उसने पब्लिक की जो लाइफ है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी हिफाजत करना, वक्त पड़े तो जरूरत पड़े वार की तो वार करना उनके पब्लिक के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप करना, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, इकोनॉमी को बिल्ड करना, ये सारी चीजें राजधर्म में आती है। जब भी जरूरत पड़ी तो उसलिए अपने आप को मतलब पब्लिक के लिए तैयार रखना। लेकिन हिस्टोरियन इसको इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि वो ये कहते हैं कि राजधर्म समझ में आ जाता है कि ये सारी चीजें अशोक के अंदर मिलती है हमें। लेकिन लेकिन मसला ये आ जाता है कि अशोक ने क्या किया है, इसने यही चीज पब्लिक को भी बोली है कि तुम भी फॉलो करो। सारी जो एडिक्ट है जिसमें उसने ऑर्डर दिया है कि ये चीज आप भी फॉलो करो, ये चीज करो, ये चीज करो, तो राजधर्म में ये चीज नहीं आती। राजधर्म में तो रूलर के लिए आता है, लेकिन इसने पब्लिक के लिए भी कहा है, तो इस तरीके से ये राजधर्म है ना, कुछ हिस्टोरियन इसको काट देते हैं। कुछ हिस्टोरियन जैसे कि स्मिथ वगैरह है वो ये कहते हैं कि सर्वभौमा धर्म था। ये भी क्या है, सिंपल है। जैसे कि बहुत सारे रिलीजियस है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, अजीवाक है वगैरह। तो ये जो रिलीजियस है ना, तो उसने क्या किया है, इनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है या इथिकल या फिर है ना मॉरल प्रिंसिपल्स है, इनको उठाया और इनको उठा के जो अच्छा अच्छी चीजें थी उनको है ना मिक्स करके लोगों को बताया कि इसको फॉलो करो। मतलब वो क्या कर रहा था, बहुत बड़ा एम्पायर था, उसको है ना मेंटेन रखने के लिए, पीस एंड प्रोस्पेरिटी को मेंटेन रखने के लिए, किसी तरीके का तनाव ना हो, किसी तरीके लोग है ना अच्छे से रहे, तो ये मेंटेन करने के लिए इस तरीके की चीज किया उसने कि सारे धर्म की अच्छी अच्छी चीजों को लोगों को कहा कि इसको फॉलो करो, आपस में मत झगड़ो, लड़ो मत, तो ये धर्म कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को इस तरीके से काट देते हैं कि हमको है ना अशोका का झुकाव है ना बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा नजर आता है। तो
और उसके जो प्रिंसिपल्स है वो बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये तो नहीं हो सकता कि भाई इसका धर्म सिर्फ है ना, ये सारे धर्म को इसने प्रचार किया है और सारे धर्म की अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके उसने है ना एक मिक्सचर धर्म, यानी जिसे सार्वभौम धर्म कह रहे हैं, ये धम्म कह रहे हैं, ये था। तो इसको इस तरीके से काट लेते हैं। कुछ स्टूडेंट है वो ऐसा मानते हैं कि इसका उपासका धर्म था। उपासका धर्म क्या होता है, जैसे कि बुद्धिज्म में है ना दो तरीके के ग्रुप बनते हैं, एक है भिक्षुस, एक है उपासका। भिक्षुस का काम है कि दुनिया को तर्क कर देना, और उपासक का काम है दुनिया में रहते हुए लाइवलीहुड का इंतजाम करना, और जो धम्म है मतलब जो बुद्धिज्म के जो अष्टांगांग उसको फॉलो करना। ठीक है ना, तो ये उपासका धर्म, तो यही कहते हैं कि ये उपासका धर्म था, जिसमें आप देखेंगे इसमें भंडारकर वगैरह ये राय रखती है अपनी। ठीक है, तो ये चीज हमको मिलती है कि इसके धर्म के बारे में। लेकिन ये व्यू है अलग अलग, ठीक है ना। अब अहम चीज ये है कि ये देखिए इसके जो अगर से धर्म के बारे में बात कर ले तो ये ज्यादातर जो मॉरलिटी पे ज्यादा काम करता था, वो होता है लोगों के इथिक्स पर, मॉरलिटी पर, इस पर। ठीक है ना, ज्यादा ये ना डिस्कस नहीं करता था मेटाफिजिकल डॉक्ट्राइन पर, जैसे कि ईश्वर के बारे में या फिर रूह के बारे में, सोल के बारे में, या जो चीज हम नहीं देखते, जो आंखों से नहीं दिखते, मरने के बाद की चीजें, इस पे ज्यादा बहस नहीं करता। बस ज्यादातर उसका यही काम था कि लोगों ने है ना मोरालिटी के साथ रहना, एथिक्स के साथ रहना, लोगों में भाईचारा रहना, लड़ाई नहीं लड़ना, और लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी जैसे अपने पैशंस पे, अपने जो है ना कंपेशंस पे ना कंट्रोल रखना, ये चीजें, और लोगों ने है ना पीसफुल रहना, अपनी प्यूरिफाइड लाइफ बनाना, और अपने कैरेक्टर को अच्छा करना, इसी इसी पर इसका फोकस था। यही पूरी है ना जो एडिक्ट पढ़ने के बाद यही चीज हमें मेंशन मिलती है। उसने सारे रिलीजियस को ये भी कहा है कि आपस में झगड़ो मत, आपस में है ना आप मिलजुल के रहो, आपस में किसी पे है ना क्रिटिसाइज मत करो, किसी पे तर्क मत करो, किसी को बुरा धर्म को मत बोलो, अगर किसी धर्म को आप बुरा बोलेंगे तो इसका आप ही का नुकसान होगा इसमें, क्योंकि इस तरीके की बातें आपको इसके धर्म में मिलती है। ठीक है, अब अशोका के जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या थे, पीछे तो मैंने बता दिया हूँ, और आप भी इसको समझ सकते हैं आसानी से। बस क्या होता है, कुछ टर्म होते हैं इसे याद रखना पड़ती है। जैसे कि ये टर्म है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है ये कि ये इसके इसकी मीनिंग क्या है। जैसे कि शुश्रूषा, ये क्या होता है कि आपने ओबीडियंस करना, फेथफुली रहना अपने फादर के साथ, मदर के साथ, एल्डर्स के साथ, टीचर के साथ, इनके साथ आपने इनकी फर्माबरदारी करना। ठीक है, ये होता है शुश्रूषा। अपाचिति, रिस्पेक्ट करना, जैसे कि पुपिल्स है, गुरु है, इनकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, दानम या लिबर्टी टुवर्ड द एस्थेटिक्स, जिन्होंने दुनिया तर्क कर दी है, या आपके फ्रेंड्स है, या ओल्ड एज वाले कोई पर्सन्स है, उनके साथ आपने है ना लिबर्टी के साथ रहना। मतलब अगर से कोई एस्थेटिक्स है तो उनकी बात को सुनना, ओल्ड एज वाले हैं तो उनकी बात को सुनना, अगर से आपको कोई चीज़ करने के लिए कह रहे हैं तो उसको फॉलो करना, है ना, किसी तरीके का कोई गलत सलूक नहीं करना इनके साथ। तो ये होता है दानम। संप्रतिपत्ति, ये क्या होता है कि जो एसेटिक्स है उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना, इसी तरीके से आपके रिलेटिव्स है, या सर्वेंट है, या कोई स्लेव्स है आपका, उनके साथ भी आपने क्या करना, एक अच्छा ट्रीटमेंट करना। ठीक है, अहिंसा, अहिंसा में ये आता है कि आपने कोई भी लिविंग बींग्स है उनका स्लॉटर नहीं करना। जैसे कि है ना बहुत सारे हवन वगैरह यज्ञ होते थे जिसमें है ना सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे, इसने एक चीज ये किया था कि इसने सारे सेक्रीफाइसेस को है ना बैन कर दिया था अपने एम्पायर के अंदर। तो ये इसका ऑर्डर भी था, और ये इसका धम्म का कोड ऑफ कंडक्ट भी था। अभी देखिए इसको हमने दो तरीके से हमको डिवाइड कर सकते हैं, इसके धम्म की मीनिंग को। एक तो हम ये कहते हैं आदेशात्मका, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, और एक होता निषेधात्मका। आदेशात्मका यानी आदेश, जैसा कहते हैं ना आदेश देना, यानी हुक्म देना किसी को कि ये चीज आपको करना है। जैसे कि ऊपर जो मेंशन किया है मैंने आपको सब, ये चीज ये खुद कह रहा है कि ये चीज करना है आपने। ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें इंसान करता है वो चीज ये खुद उसका ऑर्डर कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं आदेशात्मक का। निषेधात्मक का, निषेधात्मक का इसका अपोजिट है, मतलब ये कुछ चीजों को मना कर रहा है कि चीजें तो आपने करना ही नहीं है। जैसे कि आपने है ना क्रूरटी नहीं होना आपके अंदर, एंगर नहीं होना आपके अंदर, आप अपने आप पे आपने फख्र नहीं करना, प्राइड नहीं करना, जेल्यूज नहीं होना आपने, इस तरीके से आपने किसी को है ना स्लॉटर नहीं करना, किसी को किल नहीं करना, आपने है ना शराब वगैरह नहीं पीना, आपने है ना गैम्बलिंग नहीं करना, आपने है ना आपकी ये सारी चीजें इसमें निषेधात्मक हो जाती है। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम इसको बांट सकते हैं।
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है अशोका के टाइम का। ये हुआ है पाटलिपुत्र के अंदर 17th ईयर्स ऑफ हिज कोरोनेशन, मतलब ऐसा मानिए कि 251 बीसी के अंदर ये हुई है। इसमें क्या हुआ है, इसके प्रेसिडेंट थे मोगालीपुत्र तीसरा, ठीक है, ये मानो ये किंग अशोक है। और अकॉर्डिंग टू है ना नॉर्दर्न टेक्स्ट उपगुप्त इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर है ना मुगालिपुत्र तीसरा को ही माना जाता है। अभी देखिए जो ये बुद्धिस्ट काउंसिल है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जिसमें है ना 2 टेक्स्ट लिखे गए थे, विनय पिता का, असूत्र पिता का। इसमें ना तीसरा जो टेक्स्ट है अभिधम्म पिता का, तो इसमें कंपाइल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा है ना और भी जो इंपॉर्टेंट है इसका वो ये था कि जो बुद्धिज्म के अंदर जो सेक्ट है ये डिस्प्यूटेड है, तो उसको सॉल्व करने की इसमें कोशिश की गई है, ठीक है। और अहम चीज जो इसकी ये थी कि ये है ना एक मिशनरी एक्टिविटी इसको भेजना था अशोका को। इस तरीके से ये अपने जहां ये रूल करता है अपने जितने जो इसका जो रीजन है उसमें तो धम्म की पॉलिसी को तो अपना रहा था और धम्मों की पॉलिसी को प्रोपेगेट कर रहा था। यूं मानो कि जैन बुद्धिज्म को ये प्रोपेगेट कर रहा था। लेकिन इसके अलावा इसने क्या किया है, इसके अलावा इसने जो अदर कंट्रीज है अदर नेशन है वहां पे भी इसने मिशनरी भेजे हैं। ये आफ्टर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो इसने देखिए बहुत सारे मिशनरीज बनाए हैं, बहुत बहुत सारे। तो अहम जो इसके इसने अपने बेटे को भेजा है, इसका बेटे का नाम महेंद्र था, अपनी बेटी को भेजा है इसने, इसका नाम संघमित्रा था। इन्होंने श्रीलंका भेजा है एज अ मॉन्क। आप देखेंगे यहाँ पे ये ये किंग अशोक है, ये इसका बेटा है, ये भी है ना ये भिक्षु बन गया था, और इसकी बेटी है जो है ना इस संघमित्रा, इन्हें इसने श्रीलंका भेजा है। और ये है बुद्धि ट्री लेके, तो बुद्धि ट्री लेके इसने है ना बुद्ध ट्री इसने लेके इसने इन्हें श्रीलंका भेजा है। तो ये हमें मिलता है। तो इसकी इंपॉर्टेंट यही है कि प्रेसिडेंट को याद रखिए आप, कब हुई है वो याद रखिए, कहाँ हुई है ये याद रखिए। और इसके बाद जो है ना अभिधम्म पिता का इस कंपाइल हुआ है, और अशोका का जो सन था महेंद्र, और उसकी बेटी थी संघमित्रा, ठीक है। तो इनको इसने है ना श्रीलंका भेजा है एज अ बुद्धि ट्री लेके, और खुद इसने है ना क्या किया है, मतलब यहाँ तक आया था, मतलब कलिंगा तक आया था उनको छोड़ने के लिए। तो इस तरीके से हमको बुद्धिस्ट काउंसिल के रिगार्डिंग मिलता है। अभी देखिए ये बात आपको बता दूं मैं आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य था जैन, बिंदुसार था अजीवाक का, अजीवाक फिलोसफी को बिलोंग करता था, चंद्रगुप्त जैन फिलोसफी को। और हमारा जो अशोक है वो बिलोंग करता था बुद्धिज्म को, ठीक है। तो अशोक ने प्रचार किया है बुद्धिज्म का, और इसने है ना बुद्धिज्म का जो प्रचार किया है ना, तो बुद्धिज्म है ना इसके प्रचार की वजह से बहुत सारे इंडिया के बाहर तक फैला है, जैसे कि श्रीलंका है, भूटान है, साउथ ईस्ट एशिया में है, और चाइना तक ये बाद में पहुंचा है, ठीक है। तो ये अशोका की, इसमें अशोका का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने लेक्चर्स को रोकता हूँ। अगले लेक्चर्स में ना अ, अगले मतलब आगे का जो आर्किटेक्चर्स वगैरह है या आर्ट है और इकोनॉमी वगैरह है, ये मैं अगले लेक्चर में कवर कर लूंगा। तो जब तक के लिए दीजिए इजाजत।